हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। इस क्लास में हम एसएससी 2025 के लिए जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? ठीक है, अच्छा, संविधान सभा का मतलब आइडिया किसका था? सबसे पहले मतलब डिमांड किसने की थी? तो मतलब डिमांड करने वाले सबसे पहले आदमी कौन थे? तो डिमांड करने वाले फर्स्ट पर्सन कौन थे बताओ। अच्छा, इनका नाम आपको एग्जाम में मिल चुका है ये क्वेश्चन कई बार। ठीक है, तो इनका नाम तो हम जानते हैं, एम एन राय। ठीक है, तो एम एन राय साहब का आपको याद रखना है। इन्होंने कांग्रेस ने भी की थी। ठीक है, एम एन राय ने कब की थी इनका लिखो, 1934। ठीक है, 1934 की ये डेट इंपॉर्टेंट है आपकी। कांग्रेस ने कब की थी? कांग्रेस ने भी करी थी। ठीक है, कांग्रेस ने करी थी। कांग्रेस ने कब मांग की? कांग्रेस ने 1935 में मांग की, बट ज़्यादा पूछा नहीं गया कांग्रेस वाला आज तक। ठीक है, अच्छा, एम एन राय के तो आपको पता ही होगा, इन्होंने ही सीपीआई पार्टी का गठन किया था, है ना। सीपीआई पार्टी का गठन करने वाले कौन थे? तो सीपीआई पार्टी का गठन किया था इन्होंने 1920 में, इन्होंने ही किया था गठन। बट अभी ठीक है, एम एन राय के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए, बस हो गया। अब देखते हैं संविधान सभा बनी कैसी। ठीक है, तो संविधान सभा के बारे में करते हैं। तो संविधान सभा जो आपकी बनी, तो संविधान सभा आई कैसे, कहाँ से? तो संविधान सभा के लिए एक कौन सा प्रस्ताव आया था? कैबिनेट मिशन प्लान आया था, है ना। तो कैबिनेट मिशन प्लान आपको याद रखना है, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, अब इसमें कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन प्लान में कौन कौन थे? अच्छा, इसमें 3 लोग थे। ठीक है, मेनली कौन? 3 लोग थे। तीनों का नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो वो क्रिप्स मिशन वाले कौन थे? स्टैफोर्ड मिशन। ठीक है, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरे कौन थे? दूसरे थे आपके ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ए बी अलेक्जेंडर साहब थे। तो ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना। और तीसरे जो इंपॉर्टेंट थे, जो हेड भी थे, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो इनका नाम पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये तीनों नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो तीनों को आपको याद रखना है। क्रिप्स हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, लॉरेंस साहब। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान के ये तीनों मेंबर थे, इन्होंने प्लान दिया। ठीक है, ये कब आया था? 1946 में आया था, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि मतलब कितने मेंबर होने वाले हैं टोटल? 389 मेंबर होंगे। ठीक है, 389 मेंबर होंगे, जिसमें से डिवीजन कैसा था कि मतलब 296 जो होंगे। ठीक है, तो यहीं पर लिख लो। तो 296 जो होने वाले थे, तो वो क्या होते? ब्रिटिश इंडिया से होंगे। तो ब्रिटिश इंडिया से होंगे। और ये कैसे आएंगे? ये 296 का कैसे, मतलब कौन कैसे चुनाव करेगा कि ये 296 कौन कौन होंगे? पहले तो ये देखो, 296 ये हो गए, और 93 कौन हो गए? ये हो गए प्रिंसली स्टेट से, मतलब जो देसी रियासतें थी। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट से हो गए 93। अब देखो यहाँ पे चुनाव कैसे होना था। जो ये 296 है ना, इनका चुनाव इनडायरेक्टली होना था। ठीक है, मतलब इनका इनडायरेक्ट चुनाव होना था, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ये आए थे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, तो ये भी आपको लिख ही लेना है। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट, एसएससी कुछ भी पूछ सकता है। और ये जो प्रिंसली स्टेट से आते थे ना, इनको जो इनका राजा होता था, राजा नॉमिनेट करके भेजता था। ठीक है, राजा नॉमिनेट करके भेजता था। तो राजा नॉमिनेट करता था कि भैया तुम चले जाओ, हम हमारी तरफ से तुम लड़े जाओ। ठीक है, तो ये होता था, ये सीन था पूरा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे स्टार्टिंग में। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं उसको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको दिखाऊंगा। चलो, तो अभी ध्यान दिला देना अगर लास्ट में हो जाए। ठीक है, चलो, तो कब हुआ था ये, मतलब संविधान सभा का पहला चुनाव? पहले और देख लो अभी। ठीक है, तो अब ये बन गई आपकी। ठीक है, ये संविधान सभा तो बन गई, अब इसका चुनाव कैसे हुआ देखो। तो पहला चुनाव, तो चुनाव जो हुआ, इलेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम इलेक्शन, फर्स्ट चुनाव, फर्स्ट संविधान सभा के जो चुनाव हुए, कब हुए? जुलाई। तो जुलाई 1946 में चुनाव हुए। ठीक है, जुलाई 1946 में इलेक्शन हो गए। अब इलेक्शन में जीता कौन, ये बताओ। तो इलेक्शन में जीतने वाली टीम कौन थी? आपको सबको पता है, कांग्रेस थी। ठीक है, तो कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस की जितनी बदतर हालत आज है, उतनी पहले नहीं थी। पहले कांग्रेस ही कांग्रेस थी। ठीक है, तो कांग्रेस जीत गई। इसने कितनी? 208 सीटें जीती। तो 208 सीट के साथ कांग्रेस बहुमत के साथ विजयी रही। और दूसरे नंबर पे कौन था? आपका मुस्लिम लीग था। तो मुस्लिम लीग था, ये आपको ध्यान रखना। मुस्लिम लीग, इसमें कितनी सीट जीती? जिसने जीती 73। ठीक है, और बाकी तीसरे नंबर पे किसने जीता था? तीसरे नंबर पे थे इंडिपेंडेंट पार्टी, इंडिपेंडेंट जो लोग थे, तो वो कितनी सीट जीते थे? इंडिपेंडेंट लोग 15 सीट। ठीक है, तो
तो ये टोटल सीटों का बंटवारा हुआ आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन होने के बाद ये सीन हो गया, ठीक है। तो जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस विजयी रहा, ठीक है, कांग्रेस विजयी रहा। अच्छा ये भी यहीं पे लिख लो, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, तो फर्स्ट मीटिंग हुई है आपकी, ये लिखो, तो फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई जिसमें 211 मेंबर ने भाग लिया था, ठीक है। तो 211 मेंबर्स ने भाग लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका डाटा है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने, एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो एसएससी, अरे क्या लिख रहा, एसएससी जो जीडी का क्वेश्चन है ये, इसने पूछा था कि 1947 के, ठीक है, दिसंबर 1947 में संविधान सभा में कितने सीट थे, कितने मेंबर थे, कितनी सीट बची थी। क्योंकि देखो अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर सीन हुआ था ना, यहाँ तो आपका मुस्लिम लीग तो बाहर चला गया, ठीक है। तो मुस्लिम लीग बाहर चला गया क्योंकि डिवीज़न हो गया, पार्टीशन हो गया। तो मुस्लिम लीग के बाहर जाने के बाद यहाँ पर कितनी सीटें बची थी, 299 सीट। तो ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी जीडी ने, देख लो अब कैसे क्वेश्चन बनाता है ये एसएससी, ठीक है। तो एसएससी कुछ भी पूछ लेता है कहीं से भी, तो आपको एक एक डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 73 भी इंपॉर्टेंट है, ये 15 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो पहले इलेक्शन कब हुए थे आपके, 1946 में, 1946 में, जुलाई 1946, ये आपको ध्यान रखना है, आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में 40 का समूह क्या था, चालीसा, आपने सुना है चालीसा। अच्छे चालीसा कौन थे, तो यहीं पर लिख दूं क्या, चलो यहीं पर लिख लो, पहले चालीसा तो लिख ही लो। तो चालीसा आपके कौन थे, ये चालीसा नाम से जाने जाते थे, ये तुर्किश स्लेब्स थे, मतलब दास थे, मतलब तुर्की दास थे, तुर्की स्लेब्स, ठीक है, तुर्की स्लेब्स थे जो इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तो इल्तुतमिश, अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ इनकी, ठीक है। तो इल्तुतमिश ये आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगी, ये तो मार्क कर लो पहले। अब इनकी चलो पूरा कहानी समझते हैं क्या था भैया इनका, ठीक है। देखो तो कब स्थापना हुई थी इनकी, तो 1206 ना, तो 1206 स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था स्लेव डायनेस्टी का, बताओ। तो स्लेव डायनेस्टी का ये फाउंडर कौन था, तो फाउंडर कौन था स्लेव डायनेस्टी का, बताओ, किसी को पता है कब से कब तक था। तो डायनेस्टी कमेंट करके जल्दी से बता दो यार, अब इतना लेट क्यों करते रहते हो। चलो तो इसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब इसके संस्थापक थे स्लेव डायनेस्टी के। स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें दासों ने राज किया, मतलब जो भी इसका स्लेव रहता था उसने गद्दी संभाली। ये कब से कब थे, 1206 में बने और 1210 में लुढ़क गए। 1210 में कैसे लुढ़क गए, कैसे लुढ़क गए बताओ, बाई प्लेइंग, मतलब कैसे ये लुढ़क गए, कैसे मर गए भाई साहब, ये बाई प्लेइंग चौगान, मतलब चौगान खेलते वक्त इनकी मृत्यु हो गई। चौगान क्या होता है, पोलो होता है जो घोड़े पे सवार होकर खेला जाता है, ठीक है। घोड़े से वो बाल को कैरी किया जाता है एक स्टिक के माध्यम से। तो ये चौगान खेलते हुए लुढ़क गए कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। अब इनके बाद कौन आए, इनके बाद गद्दी में आए हमारे राजा, जिनके बारे में हमें बात करनी। इनके बाद गद्दी में आए 1210 से 36 तक, 1210 से 36 तक कौन आया, इल्तुतमिश भाई साहब। तो इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश भाई साहब आए। अब इन्होंने, अच्छा इल्तुतमिश के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने टंका और जीतल चलाए थे, है ना। टंका और जीतल, देखो अगर क्वेश्चन आता है टंका और जीतल में से एक चुनने के लिए कि इल्तुतमिश ने किसका प्रारंभ किया, तो जीतल आपको चुनना है, ठीक है, जीतल ही चुनना है पहले, ठीक है। बट चलाए इन्होंने दोनों था, टंका बनते थे सिल्वर के, तो सिल्वर के टंका, और जीतल बनते थे आपका कॉपर के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये इल्तुतमिश का काम था। और इन्होंने एक और प्रथा चलाई थी, इक्ता प्रथा चलाई थी, है ना। तो इक्ता प्रथा, इक्तादार बनाए गए थे इन्हीं के काल में। बाकी डिटेल से जाएंगे तो इसी क्वेश्चन में इल्तुतमिश ही बस रह जाएगा, तो इतना ही आपको जानना है। अच्छा एक और बात लिख लो, एक और लिख लो। तो इल्तुतमिश के कार्यकाल में एक हुए थे तबाकत, इनका ये नाम है, ठीक है, नाम नहीं ये रचना है, ठीक है। तबाकत ए नाशरी, तबाकत ए नशीरी, ठीक है। तो तबाकत ए नशीरी ये रचना है, इसकी रचयिता कौन थे, मिनहाज ए सिराज, ठीक है। ये आपको ये पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए मैंने यहीं पर लिखा दिया ताकि आपको मिस ना हो। तो मिनहाज ए सिराज ने इसको लिखा था, ठीक है। इसमें इल्तुतमिश के बारे में बताया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लिख लो, आप यहीं पर लिख लो, बाद में कहीं छूट ना जाए, अभी ध्यान था तो मैंने लिखा दिया। चलो अब क्या सीन हुआ, अब ये इल्तुतमिश ने बढ़िया से शासन किया।
तो इल्तुतमिश के जो 40 वो तो 40 इनके दास थे, उन्होंने 1236 से 1240 तक, ठीक है। तो किसने शासन किया? रजिया ने। रजिया जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, रजिया सुल्तान के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। तो इनका नाम अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इनको क्या किया गया था? इनको अल्तुनिया ने, किसने जेल में बंद किया था? अल्तुनिया ने इनको भटिंडा जेल में बंद कर दिया था, ठीक है। भटिंडा नाम याद रखना, भटिंडा जेल, ठीक है। तो भटिंडा जेल में रजिया सुल्तान को बंद कर दिया, बट बाद में रजिया ने अपने प्रेम जाल में इन्हें फंसाया, अल्तुनिया को, इनसे शादी कर ली, ठीक है। शादी करके बाहर निकल गए ये, और फिर जब ये वापस आ रहे थे तो एक ट्राइब समूह ने, तो वापस आते वक्त इसको एक ट्राइब समूह ने इनको मार दिया, तो ट्राइब समूह ने इनकी हत्या कर दी। तो ये आपको मतलब ज़्यादा कुछ सक्सेस नहीं रह पाई, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कौन आया यहाँ पर? सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर आया यहाँ पर कौन आया? बलबन। तो जो चालीसा इल्तुतमिश ने बनाया था उसको ख़त्म करने का श्रेय किसके दिया था? बलबन को। इन्होंने कब से कब तक? तो 1266 से लगभग 1287 तक शासन किया, और इन्होंने इंडेड चालीसा, ठीक है। तो इन्होंने समाप्त कर दिया चालीसा को, जो चालीसा समूह था ना, मतलब तो उनको समाप्त कर दिया। अब ये क्या कहते हैं, मतलब जो किंग होगा ना, किंग को सुप्रीम पावर दे दी, मतलब जो किंग होने वाला राजा होगा वही सुप्रीम पावर है, ठीक है। तो राजा ही सुप्रीम पावर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजा को ही सुप्रीम पावर मिलनी चाहिए। अब राजा को सुप्रीम पावर दिलाने के लिए इन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया? इन्होंने स्टार्ट किया सिजदा, मतलब राजा को देखते ही सर झुकाओ, ठीक है, सिजदा स्टार्ट किया। एंड पैबोस, मतलब राजा के पैर चूमो, है ना। तो सिजदा एंड पैबोस प्रथा लॉन्च करने वाला कौन था? बलबन। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, पूरा मैंने आपको करा दिया, इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो ये आपको पूरी कहानी पता होना चाहिए, पूरी कहानी ऐसे के ऐसे ही याद करनी है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वो ज़्यादातर इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्की गुलाम थे, जिन्होंने सुल्ताना रजिया की हत्या के बाद अंतराल में सत्ता संभाली थी, ठीक है। तो मतलब ये जो रजिया सुल्तान, ये 1240 से 1266 के बीच इन्होंने काफ़ी शासन था चालीसा समूह का ही, ठीक है। तो ये आपको पूरा आपको क्लियर हो गया। फिर बलबन आए, बलबन ने ख़त्म ही कर दिया कि भैया हमें ये 40 नहीं चाहिए, हम ही हैं सुप्रीम, हम ही हैं जो हैं राजा हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, आओ हम इसको सीधे समझते हैं। पहले अगर ये आर्कटिक वृत्त वगैरह समझना है तो पहले हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में समझना होगा, ठीक है, मतलब अक्षांश और देशांतर के बारे में, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर को क्या सीन होता है? तो ये जो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो यही आपकी हो जाती हैं अक्षांश, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं होंगी और ये देशांतर होंगी, ठीक है। तो ये देशांतर होंगी, तो ये आपको पता रखना है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर को पता रखना है। अब टोटल कितनी होती हैं अक्षांश? टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? टोटल होती है 181। देखो ये जो इक्वेटर हो गई, इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर को क्या कहते हैं हम? इक्वेटर को कहते हैं ग्रेट सर्किल, ठीक है। तो ग्रेट सर्किल के नाम से कौन जाता है? इक्वेटर जाना जाता है। इसके ऊपर कितनी होती हैं? ऊपर होती हैं कितनी? 90, और इसके ऊपर नीचे 90 होती हैं, और एक ये तो 90 कितना हो गया? 180 एंड 181, ठीक है। तो ये 181 होती हैं टोटल, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। बट इसमें सर्किल कितने होते हैं? तो टोटल तो इतने हो गए, बट सर्किल कितने होते हैं? सर्किल होते हैं 179। क्यों? क्योंकि जो ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर सिर्फ बिंदु पाया जाता है, मतलब पूरा सर्किल बन ही नहीं पाता, क्योंकि सर्किल आपके देखो ऊपर जाते जाते छोटे होते जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है अक्षांश के बारे में, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, इतनी बात है। इक्वेटर, अच्छा ये इक्वेटर जो होता है डिवाइड्स अर्थ इनटू, तो डिवाइड्स अर्थ इनटू, तो देखो अर्थ को कितने भागों में? 2 भागों में, 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, 2 इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है अर्थ को? इक्वेटर डिवाइड करता है। एक नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, एक साउथ हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो ये 2 भागों में इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को। तो ये आपको पता चल जाए, ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। 0 डिग्री को इक्वेटर कहते हैं, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब चलो अब लॉन्गिट्यूड के बारे में करते हैं। तो जो भी लॉन्गिट्यूड है, एवरी लॉन्गिट्यूड, मतलब जो भी प्रत्येक लॉन्गिट्यूड की लेंथ सेम होती है, तो एवरी लॉन्गिट्यूड इज अ ग्रेट सर्कल,
मतलब हर प्रत्येक लॉन्गिट्यूड मतलब प्रत्येक देशांतर रेखा ग्रेट सर्कल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि सभी अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती हैं। ठीक है, मतलब सब अर्थ को दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की मेन रेखा कौन सी, तो जो प्राइम मेरिडियन होती है इसको 0 डिग्री कहते हैं। ठीक है, इसको 0 डिग्री मान के चलते हैं हम। ठीक है, इसी को हम GMT या ग्रीनविच मेरीटाइम ये कहते हैं। ठीक है, तो ये GMT नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक और रेखा होती है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, तो 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट को इसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, आइडियल के नाम से जाना जाता है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये कहाँ होती है, ये पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन में खींची जाएगी। मैं जब टाइम और डेट कराऊंगा तब ये डेट लाइन और टाइम दोनों सब कुछ करा दूंगा मैं आपका, तो अभी परेशान नहीं होना। अभी कराने लग जाऊंगा तो इसी क्वेश्चन में सारा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलो देखो, अब इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, तो ये आपका इक्वेटर है ना, ये आपको पता है। तो डिस्टेंस मतलब इधर से जैसे इक्वेटर की तरफ आप जाओगे, ये देखो डिस्टेंस कम होती जा रही है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ये फैक्ट है। बट इसमें आप ध्रुवों की तरफ जाओगे, डिस्टेंस आपकी सेम है, बराबर है। डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस कम नहीं होगी, बट ये सर्किल छोटे होंगे। इसमें सर्किल सारे बराबर होंगे बट डिस्टेंस कम होगी। ठीक है, इसमें जो है सर्किल बराबर होंगे। देखो, सर्किल एवरी लॉन्गिट्यूड है ग्रेट सर्किल, मतलब सर्किल्स की लेंथ बराबर होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब ये जो लेंथ होगी, तो लेंथ होगी इसमें सेम होने वाली है, बट डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस ये आपको डिक्रीज करेगी। ठीक है, डिक्रीज करेगी टूवर्ड्स पोल्स। ठीक है, टूवर्ड्स पोल्स, तो मतलब पोल्स की ओर जाने पर अर्थ ये जो डिक्रीज करेगी ये आपकी डिस्टेंस होगी। इसमें क्या होगी, सर्किल, इसमें डिस्टेंस तो बराबर रहेगी, डिस्टेंस जो होगी, तो डिस्टेंस आपकी सेम होने वाली है बीच की। ठीक है, डिस्टेंस सेम, बट लेंथ क्या है, लेंथ डिक्रीज करेगी, जो कि ध्रुवों तक पहुंचते पर सिर्फ एक बिंदु बचता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ये देखो डिस्टेंस सेम है, बट जो ये लेंथ है ना, ये देखो छोटा होता चला जा रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो एवरी सर्किल इज अ ग्रेट सर्किल, बट ये जो डिस्टेंस देखो यहाँ पर कम कम कर एक बिंदु पर सब मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, एट इक्वेटर इनकी डिस्टेंस कितनी होती है, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी, इक्वेटर के पास डिस्टेंस होती है इनकी 111.32 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होती है इनकी एट इक्वेटर पे, ये आपको ध्यान रखना, ये आपका फैक्ट है। अच्छा, इसी डिस्टेंस से हम लोग टाइम भी निकालते हैं, तो टाइम वगैरह हम अगली क्लास में करेंगे, कुछ जब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तब मैं करा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। चलो ठीक है, आ जाओ। आज अब देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन क्या था हमारा, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। देखो, अब अर्थ को डिवाइड किया गया कितने भागों में, एक तो ये हो गया। अब इसको कैसे करें, चलो ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ 23.5 डिग्री। ठीक है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश है ये, और ये 23.5 डिग्री ये भी साउथ अक्षांश है, मतलब ठीक है। तो ये भी आपको 23.5 डिग्री है, ये 66.5 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको लिखा भी है वैसे। ठीक है, अब देखो इनको नामकरण किया गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब मकर रेखा। ठीक है, अब इनको ऐसे, क्योंकि देखो इस एरिया जो एरिया है ना, यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, समझो, बिल्कुल सीधी पड़ने वाली है सूरज की किरणें यहाँ। बल्कि जबकि ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये दोनों सेम एरिया है, इनमें स्लैंटिंग पड़ती तो है सूरज की किरणें, बट स्लैंटिंग आती है, स्लैंटिंग। तो यहाँ पर होने वाली आपकी बहुत ही ज़्यादा गर्मी, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए इस जोन को क्या कहते हैं, तो इस जोन को हम क्या कहते हैं, टोरिड जोन। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, टोरिड जोन। ठीक है, तो टोरिड जोन के नाम से जाना जाता है ये वाला जोन। ठीक है, भूमध्य रेखा, कर्क और मकर रेखा के बीच का जो जोन होता है, टोरिड जोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो जोन है, ये वाला जोन और ये वाला जोन, ठीक है, तो अंटार्कटिक सर्किल और आर्कटिक सर्किल और कर्क और मकर। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम लोग, इनको क्या कहते हैं बताओ, किसी को पता है कुछ, टेम्परेट जोन। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट, ये दोनों जोन टेम्परेट कहलाएंगे। ठीक है, तो एक नॉर्थ हो गया, एक नॉर्थ टेम्परेट, एक साउथ टेम्परेट। ठीक है, और देखो अब ये जो आगे आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल, इधर क्या होता है, इधर सब जमा हुआ होता है सब, मतलब इधर बहुत ही ज़्यादा ठंडक होती है, तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रिजिड जोन। ठीक है,
तो फ्रिजिड जोन, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी हो गया आपका फ्रिजिड जोन। क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी आपको हो गया फ्रिजिड जोन, तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों दोनों ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्रिजिड जोन, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, ये आपको टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आइए, तो ये देखो फ्रिजिड जोन शीत कटिबंध कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और ये आपको हो गया उष्ण कटिबंध, मतलब यहाँ पर गर्मी होती है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध मतलब शीत और उष्ण दोनों, और फिर यहाँ पर फ्रिजिड मतलब भैया जम जाओ पूरा, ठीक है। तो शीत कटिबंध समझ के, मतलब देखो पहले उष्ण कटिबंध है इक्वेटर के आसपास, ठीक है, फिर आया शीतोष्ण, मतलब अब उष्ण और शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों है, फिर शीत मतलब जितना ध्रुवों की तरफ हम गए वहाँ पर ठंडी बढ़ती गई, है ना, क्योंकि सूरज हमारा होता है इक्वेटर पे सीधी किरणें डालता है, जितना सूरज से दूर जाओगे उतना ठंडी पाओगे, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया बिल्कुल। चलो इतना क्वेश्चन आप इसमें कर लो, बाकी मैं इंटरनेशनल डेट लाइन और टाइम कैसे डिसाइड होता है मैं वो आपको कराने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहीं ले लेंगे, उस पर हम पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पदार्थ की 3 अवस्थाओं के अंतर रूपांतरण को सटीक रूप से दर्शाता है। पदार्थ, अब बताओ मेनली पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बताओ भाई। तो मेनली होती हैं 3 अवस्थाएं, एक सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ठीक है। जो ये मैटर होता है, मैटर कहते हैं इसको, मैटर या पदार्थ की 3 टाइप्स होते हैं, मतलब 3 टाइप्स होते हैं, ये आपको हम बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो, है ना। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गए, ठीक है। अब देखो सॉलिड में रिजिड होता है, मतलब रिजिड का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ की उसकी आकृति बदल नहीं सकते। नॉट रिजिड मतलब लिक्विड को आप जैसे चाहोगे वैसे बदल सकते हो। गैस तो रिजिड होती, गैस तो आप हाथ से भी धक्का दे दोगे, है ना। तो फिक्स्ड से मतलब इसका शेप फिक्स होता है। आप लकड़ी का जो कोई गुटका लोगे, चाक डस्टर लोगे, तो उसका शेप फिक्स होता है, वो शेप तो बदलता नहीं था, बट पानी को हम बदल सकते हैं, लिक्विड को, गैस को भी, कोई शेप फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम इनका फिक्स होता है, मतलब इनका वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं होगा, वॉल्यूम जितना है तो है फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होगा, मतलब 1 गिलास पानी है तो 1 गिलास पानी ही रहेगा, भले ही आप उसका शेप चेंज कर दो। नॉट फिक्स्ड मतलब गैस को हम प्रेशर दबा के उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं और प्रेशर रिलीज करके उसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम गैस का फिक्स नहीं है, ठीक है। अब इनके बारे में एक और को देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं, IMA। IMA बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर जो मतलब अंतर आणविक बल होता है, ठोस में होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट होता है तभी ये ठोस होता है, क्योंकि मतलब देखो ये जो अणु है ना, देखो जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो इनका मतलब इनके दोनों के मध्य बल अच्छा लग रहा है, मतलब बल बहुत ज़्यादा, इसलिए ये आपस में चिपके हुए हैं इसमें। और गैस में कितना लोवेस्ट होता है, मतलब बिल्कुल ही कम होता है इनके अणुओं के मध्य बल, इसलिए बहुत ये दूर दूर भागते रहते हैं। देखो मतलब जब कोई मतलब सोचो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, ठीक है, मतलब 2 दोस्त हैं, उनके बच दोस्ती अच्छी तो हमेशा चिपके हुए दिखेंगे आपको, मतलब हमेशा करण अर्जुन की तरह के साथ में ही रहेंगे। बट कोई ग्रुप है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, तो उनके बीच मतलब अट्रैक्शन काफ़ी नहीं है, बल अच्छा नहीं है, दोस्ती अच्छी नहीं है, तो वो दूर दूर घूमते रहते हैं। दिस इज द रीजन, है ना, यही रीजन होता है अणुओं का। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का बताओ, काइनेटिक एनर्जी भी यहीं लिख लो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, अब देखो बिल्कुल चिपके हुए हैं, ना कोई मोशन है ना कुछ है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी लोएस्ट, है ना। और गैस में होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूवमेंट बराबर जारी है, हाईएस्ट होगी काइनेटिक एनर्जी। ये इतना डाटा आपको याद रखना है इनके बारे में, ठीक है। चलो अब आते हैं क्या सीन क्या बनता है इनका, ठीक है। अब अच्छा चलो हाँ ये क्वेश्चन तो कर ले पहले, ठीक है। तो अब देखो सॉलिड से लिक्विड जाएगा, सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो वेपोराइजेशन, सॉलिड से लिक्विड वेपोराइजेशन, ये कैसा सवाल है। तो ये इसको हटाओ, ये तो ही इसमें भी वेपोराइजेशन, इसमें भी ये 3 तो गलत हो गया भैया, आपका यही सही होगा। अब यही सही होगा, ये कैसे सही होगा, देखो देखो, तो आपका ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ठीक है। तो ये तीनों हो गए आपके। अब सॉलिड से आप लिक्विड में जाओगे, इसको क्या कहते हैं, देखो इसको हम मेल्टिंग कह सकते हैं, बट हम कहेंगे फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन कहेंगे इसको हम, ठीक है। हम मेल्टिंग भी कह सकते हो, फ्यूजन या मेल्टिंग एक ही है, बट फ्यूजन कह दो, ठीक है, क्योंकि ये अच्छी टर्म है। अब लिक्विड आ गया, लिक्विड, अच्छा गैस, अच्छा ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड होगा तो सॉलिडिफिकेशन होगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और लिक्विड से गैस होगा वेपराइजेशन, वेपर बन गई। और गैस से लिक्विड जब होगा, गैस से लिक्विड को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, संघनन, ठीक है। तो कंडेंसेशन मतलब संघनन होता है, ठीक है। संघनन, आपने अगर एग्जाम में कभी आपने 12th वगैरह में अगर प्रैक्टिकल किया होगा, तो जब वो जो
कांच का जो फ्लास्क होता है उसके फ्लास्क में जब कोई गैस पड़ती है तो वहाँ पर छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं, है ना, उसको संघनन कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, गैस से सॉलिड बनेगा तो डिपोजिशन है, मतलब डिपॉजिट हो गया, है ना, बट सॉलिड से गैस बनना, सॉलिड से गैस बनना तो मतलब सब्लिमेशन। इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वापतन। तो ऊर्ध्वापतन के नाम से जानते हैं, इसी को हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना। मैं पूछूंगा आगे आगे मैं किसी भी क्लास में पूछूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। ठीक है, इतनी बातें। अच्छा, ये तो तीन तो मेन टाइप्स हो गए, बट दो और टाइप हैं, दो और टाइप हैं किसके, मैटर के। मैटर का देखो, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, तो टू अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, इनके बारे में भी कल कर ही लो यहीं पर। टू अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर किसे कहते हैं बताओ। तो फोर्थ वाली कौन सी होगी, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, तो फोर्थ वाले का क्या नाम है, प्लाज्मा। ये कैसे बनता है, जब गैस को हम हीट कर रहे होते हैं। ठीक है, गैस को हम हीट करते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में। ठीक है, इसका मतलब हीट होता है, ये जो मार्क मैंने बनाया था हीट होता है, और ये यहाँ से आयनाइज हो जाती है। ठीक है, तो आयनाइज या इसको हम, ये ग्लो करने लग जाती है। ठीक है, आयनाइज और ग्लो करती है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और फिफ्थ नंबर कौन थी, फिफ्थ है आपका बोसान। तो फिफ्थ हो गया बोसान्स। ठीक है, तो बोसान्स हो गया, इसमें क्या होता है, जब ये इसमें गैस होती है लो डेंसिटी की, ये वेरी लो डेंसिटी की गैस होती है, जब लो डेंसिटी की गैस, ठीक है, तो लो डेंसिटी की गैस होती है, उसको हम एब्सोल्यूट जीरो पर कूल डाउन कहते हैं ठीक है, तो इसको कूल करते हैं, कूल डाउन करते हैं एब्सोल्यूट 0 डिग्री, मतलब आपको -273 डिग्री सेल्सियस पर इसको कूल करना है, या 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर कूल करेंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, बोसान। तो बोसान बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, एक केमिस्ट्री का सवाल है, बट आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, बोसान को कैसे गैस को बोसान में कैसे बदलते हैं, गैस को प्लाज्मा में कैसे बदलते हैं, प्लाज्मा कैसे बनता है, बोसान कैसे बनता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले किसने किया था ऐसा काम। ठीक है, तो ऐसा बताओ। तो ये देखो, अब जब कूल डाउन करोगे आप, अच्छा ये कूल डाउन करके पार्टिकल, यहाँ पर कूल डाउन करके ये जो होते हैं ना, ये पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब गैस के जो पार्टिकल होंगे, पार्टिकल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसी को हम बोसान कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना तो समझ गए रहोगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये बोसान को जो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट देने वाले सबसे पहले किसने दिया था, सत्येंद्र नाथ बोस ने। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस ने कब दिया था, 1924 में, 1924 में दिया था, इन्हीं के नाम पर बोसान पड़ गया। फिर किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन ने कब दिया था, 1925 में, 1925 में दिया आइंस्टीन ने, बट तब लैब में इतनी ऐसे कंडीशन मौजूद नहीं थे तो बना नहीं पाए। तो देखो अब क्या हुआ, फिर 1995 में एरिक कॉर्नल एंड कार्ल बेमन ने, इन्होंने किसका बोसान बनाया, तो रूबिडियम का। तो रूबिडियम, अरे ये क्या लिख रहा हूँ, तो रूबिडियम गैस का इन्होंने बनाया क्या, रूबिडियम गैस से इन्होंने बनाया बोसान। ठीक है, तो रूबिडियम गैस से बनाया इन्होंने बोसान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, रूबिडियम 1995 में इन्होंने बनाया। ठीक है, और फिर किसने बनाया, रूबिडियम, और 1999 में सोडियम गैस के बोसान बनाए गए थे, किसने, वोल्फगैंग। तो ये नाम लिख लो, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी एक और फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो वोल्फगैंग केट्रल, तो वोल्फगैंग केट्रल ने किसने, सोडियम के बोसान बनाए, सोडियम से बोसान बनाए। ठीक है, तो सोडियम के बोसान बनाए, इसीलिए इन तीनों को कौन सा क्या 2001 में, तो 2001 में, सन 2001 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो फिजिक्स नोबेल प्राइज़ मिला 2001 में, ये आपको ध्यान रखना बोसान बनाने के लिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का घटक है। अब बताओ भैया, चलो तृतीय क्षेत्र देख लो, पहले अर्थव्यवस्था बताओ। तो चलो ये देखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर कितने प्रकार का, तो प्राइमरी सेक्टर हो गया पहले, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, देन टर्सरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 क्षेत्र हो गए इकोनॉमिक सेक्टर के आपके। तो प्राइमरी जो होता है ये नेचुरल चीज़ें होती है, मतलब नेचर से जुड़े हुई जो भी है, नेचर से डायरेक्ट जुड़े हुए। ठीक है, तो नेचर से आप तक डायरेक्ट जुड़ी हुई चीज़ें प्राइमरी हो गई। और ये सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी होता है आपका विनिर्माण से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो विनिर्माण से जुड़ा हुआ, मतलब इसका क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण।
तो विनिर्माण के नाम से जानते हैं। तो इसमें मतलब सेकेंडरी द्वितीयक में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। तो द्वितीयक सेक्टर हो गया, सेकेंडरी हो गया विनिर्माण का, टर्सरी में क्या होता है, टर्सरी में आपकी सेवाएं होती हैं। इनको क्या कहते हैं, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब ना तो आप इन्हें छू सकते हो, ना ही इनको आप टच कर सकते हो। तो इंटेंजिबल इनको कहते हैं, इनको ना कांट टच कांट सी, मतलब ठीक है। तो ये लिख लेना, कांट टच मतलब ना ही छू सकते हो, तो कांट टच कांट सी, ठीक है। तो यह कांट सी आपको ध्यान रखना है। तो मतलब इनको ना छू सकते हो ना आप देख सकते हो। तो टर्सरी सेक्टर में ये होता है, मतलब मेनली आपकी सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। तो चलो इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, मतलब इसमें क्या हो गया, जो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, रॉ मटेरियल से आप स्टार्ट कर सकते हो, रॉ मटेरियल ही बनाना होता है। मैं नेचर से मतलब ऐसे ही फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें इसको क्या कहते हैं, रेड कॉलर जॉब कहते हैं, इनको कहते हैं रेड कॉलर जॉब। तो रेड कॉलर जॉब यहाँ पर नहीं लिखो, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ और काम आएगा हमारे। तो इनको क्या कहते हैं, रेड कॉलर जॉब, ठीक है। तो रेड कॉलर जॉब कहते हैं इनको पूरा। और ये सेकेंडरी सेक्टर को होता है, इनको क्या कहते हैं, इनको ब्लू कॉलर जॉब, ठीक है। तो ब्लू कॉलर, तो ब्लू कॉलर जॉब इनको कहते हैं, ब्लू कॉलर जॉब। और जो टर्सरी सेक्टर होता है इनको कहते हैं व्हाइट कॉलर, ठीक है। तो व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेड ब्लू व्हाइट, ठीक है। तो ये पता चल गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक और इनके बारे में एक डाटा है, फैक्ट है, LFPR। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब लेबर मतलब किस में कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर में आपका मेनली ये 54.6% लोग प्राइमरी सेक्टर से इंक्लूड है। सेकेंडरी सेक्टर में कितने हैं, 24.3% से, ठीक है। 24.3% से सेकेंडरी में, और टर्सरी में कितने हैं, टर्सरी में है 21.1% से, ठीक है। इतने लोग ये ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इनके ये बताओ जीडीपी में किसका कितना पार्टिसिपेशन है, जीडीपी में कौन कितना भाग दे रहा है। तो ये 54% लोग यहाँ काम तो कर रहे हैं, बट जीडीपी में सिर्फ 14.39% भाग देते हैं, मतलब जीडीपी में इतना ही आ पा रहा है। ये यहाँ पर 24% लोग कितनी जीडीपी बना रहे हैं, 31.46%, मतलब इनका तो ठीक ही है। ये टर्सरी वाले कितना, 21.1% लोग 54.1% जीडीपी बना रहे हैं। तो मतलब देख रहे हो, ये मतलब आधे से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ तो टर्सरी सेक्टर में ही होती है। ये कुल मिला के आपका इकोनॉमिक सेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा तृतीयक क्षेत्र का घटक है, तो खनन, ये उत्खनन, ये प्राइमरी हो गया। जल आपूर्ति और बिजली, ये दोनों कहाँ के हो गए, ये दोनों हो गए आपके सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है, सेकेंडरी हो गए। और होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ सर्विस वाला सिस्टम है, ठीक है। तो होटल एंड रेस्टोरेंट ये कौन सा हो गया, ये टर्सरी हो गया, ठीक है, टर्सियरी हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, होटल और रेस्तरां। चलो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैम में फी त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है, ये बताओ। चलो बिहार का देखो, बिहार का पहले बताओ, बिहार में कौन कौन से त्यौहार होते हैं। यहाँ छठ पूजा होता है, तो यहाँ तो होता नहीं है ये मेदम नाफी, तो छठ पूजा हो गया। यहाँ पर सोनपुर का मेला भी होता है, सोनपुर का बहुत ही फेमस मेला होता है बिहार में। अच्छा ये सोनपुर तो हो गया, ये सूरज कुंड का मेला कहाँ होता है, तो सूरज कुंड का मेला, तो सूरज कुंड का मेला और एक पुष्कर मेला, ये दोनों मेला कहाँ होते हैं, ये दोनों मेला आप बताओ। सूरज कुंड का मेला होता है आपका कहाँ, ये होता है फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद हरियाणा में होता है सूरज कुंड का मेला। और पुष्कर मेला कहाँ होता है, ये आपका होता है राजस्थान में, ठीक है। तो ये राजस्थान में होता है पुष्कर मेला। अब उड़ीसा के बताओ, उड़ीसा के कौन, अच्छा उड़ीसा का एक आप ट्रिक लिख लो, ट्रिक लिख क्या लो, 9 खाई या 6 खाई, ये कौन बताएगा, कलिंग के राजा जो रथ पर बैठे हैं वो बताएंगे, ये आपकी ट्रिक है। तो आप सीधे फेस्टिवल लिख लो, तो नुआखाई हो गया, कल उड़ीसा का नुआखाई हो गया। अरे क्या हो रहा है, चलो उड़ीसा का लिखो, उड़ीसा को हो गया नुआखाई, ठीक है। तो बार बार वही, तो नुआखाई हो गया, छऊ हो गया, उड़ीसा का हो गया, छऊ हो गया, ठीक है। तो नुआखाई छऊ हो गया। कोणार्क फेस्टिवल भी कहाँ का, उड़ीसा का ही है। और यहाँ का कौन, बाली यात्रा, तो बाली यात्रा भी उड़ीसा का, बाली यात्रा उड़ीसा का। कलिंगा फेस्टिवल भी उड़ीसा का ही है, कलिंगा। और राजा परवा, तो राजा परवा भी उड़ीसा का है, राजा परवा, ठीक है। तो राजा परवा भी उड़ीसा का त्यौहार है। और रथ यात्रा भी यहाँ का उड़ीसा का ही है, तो रथ यात्रा भी आपको, ये सब त्यौहार ध्यान रखने हैं उड़ीसा के लिए। तो उड़ीसा के लिए इतने त्यौहार आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं नागालैंड का। तो नागालैंड का बताओ, नागालैंड का क्या सीन है, तो नागालैंड के बताओ, नागालैंड के फेस्टिवल कौन कौन से हैं, आपको पता है कुछ। तो नागालैंड का फेस्टिवल हॉर्नबिल हो गया एक, तो हॉर्नबिल जो यहाँ की स्थापना दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को ये हर साल मनाया जाता है। 10 दिन का त्यौहार होता है,
तो हॉर्नबिल हो गया दिसंबर 1 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है हर साल। और हॉर्नबिल हो गया, मतलब इसको कौन सेलिब्रेट करता है, यहाँ की नागा ट्राइब सेलिब्रेट करती है, यहाँ एक नागा ट्राइब है वही सेलिब्रेट करती है। हॉर्नबिल हो गया। मीमकुट हो गया, तो मीमकुट का यहाँ पे कुकी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, ठीक है। तो मीमकुट जो त्यौहार है कुकी ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट होता है। एक मोत्सू हो गया, यहाँ का ही है एक मोत्सू, तो मोत्सू इसको कौन सेलिब्रेट करता है, आओ ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। तो ये आपको तीनों त्यौहार नागालैंड के लिए ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूँ मेन जो है असम, तो असम का करते हैं, ठीक है। तो असम यहाँ इसका भी एक ट्रिक है। असम की बहू ने बाई को पटक पटक के मारा क्योंकि उन्हें अली के अब्बू के साथ मजूली रंगारंग कार्यक्रम देखने जाना था। अब तो बहुओं का हाल और बेकार है, वो ड्रम में भर दें सीधे। तो असम के त्यौहार हो गए बिहू, और बिहू भी 3 प्रकार का होता है ना, रंगोली, भोगली और कैटी बिहू, है ना। तो ये तो आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ शायद। बिहू हो गया, बाइकू हो गया, बाइकू फेस्टिवल हो गया, देहिंग पटकई हो गया, देहिंग पटकई, ठीक है। तो देहिंग पटकई फेस्टिवल हो गया। और कौन सा हो गया, एक अली की लिगांग, ये ध्यान रखना, अली आई लिगांग फेस्टिवल, ये भी कहाँ का, असम का त्यौहार ही है। एक अम्बुबाची का मेला हो गया, अम्बुबाची, तो अम्बुबाची का मेला हो गया, ये कौन से मंदिर में मनाया जाता है, कामाख्या देवी मंदिर में, ठीक है। तो मजूली फेस्ट भी कहाँ का होता है, मजूली फेस्ट भी ये असम में ही होता है। मजूली एक द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में, किसी भी नदी में, वर्ल्ड में किसी भी नदी का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ कार्यक्रम। अच्छा, यहीं पर होता है मे दम माफी, तो मे दम माफी त्यौहार जो क्वेश्चन ने पूछा है वो भी यहीं असम में ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका, असम, ठीक है। ये आपको मार्क कर लेना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। बैडमिंटन खेल और मैच की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बैडमिंटन के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, इसका पहले ऑप्शन आप मार्क कर लो। आंसर आपका सी है। तो एक मैच में 21 अंकों के 3 खेलों में सर्वश्रेष्ठ खेल शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बैडमिंटन के बारे में करते हैं सीन, क्या सीन है आपका, पूरा बैडमिंटन कवर करते हैं, ठीक है। तो बैडमिंटन को कवर करते हैं, ठीक है, जो भी उसका सीन होने वाला है। तो बैडमिंटन, अच्छा बैडमिंटन के कितने पार्ट होते हैं पहले इसके बारे में सब बताना है। इसका एक लब होता है, लब बैडमिंटन में क्या होता है, ड्यूस क्या होता है बैडमिंटन में, तो लब क्या होता है, ड्यूस क्या होता है, कोर्ट की क्या लेंथ होती है, और इसका पुराना नाम क्या है। तो पुराना नाम पहले किस नाम से जाना जाता था, पुराना नाम इसका क्या है, और बताओ। और यहाँ कौन कौन से कप्स और ट्रॉफीज़ हैं, तो कप्स या ट्रॉफीज़ के नाम बताओ, कप्स एंड ट्रॉफीज़, ठीक है, कप्स एंड ट्रॉफीज़ के नाम। और इसमें 3 कार्ड होते हैं, 3 कार्ड मतलब कार्ड दिए जाते हैं जो इस बैडमिंटन में, तो वो भी बताना है, ठीक है। तो कार्ड का नाम भी बताना है आपको, चलो ठीक है। चलो ये सारे क्वेश्चन आपके आंसर करने हैं। तो लब क्या होता है बैडमिंटन में, लब का जब 0-0 पे स्कोर होता है, तो 0-0 पे जब स्कोर होता है उसको क्या कहते हैं, लब बैडमिंटन। ड्यूस क्या होता है, ड्यूस मतलब सेम स्कोर, मतलब सेम स्कोर हो जाता है, जब सेम स्कोर मतलब जैसे 20-20 पे हो गया स्कोर, तो अब 20-21 से जीतना होता है। अगर बट 20-20 दोनों के बराबर हो गए तो अब 2 स्कोर आगे बढ़, ठीक है। तो ये समझ लो, ये आप समझ लो, ठीक है। सेम स्कोर पर लैंड करना ड्यूस कहलाता है। कोर्ट की क्या लेंथ होती है, कोर्ट की लेंथ होती है 13.4 गुणे 6.1 मीटर, ठीक है। तो ये सिंगल्स के लिए है, ठीक है। तो सिंगल्स का लिखवा रहा हूँ। और इसकी हाइट क्या होती है, मतलब नेट की जो हाइट होती है, हाइट क्या होती है, नेट की हाइट होती है 5 फीट तो 5 फीट बीच में होती है और किनारों पे 5.1 फीट होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। अच्छा, पुराने किस नाम से जानते हैं इसको, पूना के नाम से जाना जाता था पहले, हम पूना के नाम से इसको जानते थे। अच्छा, कप्स एंड ट्रॉफीज़ के बारे में बताओ, कौन कौन सी कप एंड ट्रॉफीज़ होती हैं इसमें थॉमस कप होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट थॉमस एंड उबेर कप ही है, ठीक है। तो थॉमस एंड उबेर कप है। तो थॉमस जो होता है लड़कों के लिए, मैन का होता है, और उबेर कप होता है वुमेन का, ठीक है, महिलाओं के लिए होता है उबेर कप। ये तो अब पता हो गया। एक नारंग कप होता है, नारंग हो गया। योनेक्स कप हो गया, योनेक्स ट्रॉफी हो गई, ठीक है। योनेक्स हो गई महाराजा रणजीत सिंह, तो महाराजा रणजीत सिंह ये भी किसकी, बैडमिंटन की है, तो महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, ठीक है। और सैयद मोदी ट्रॉफी, ये सब आपकी किसकी हैं, बैडमिंटन से संबंधित है, सैयद मोदी ट्रॉफी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें 3 कार्ड दिखाए जाते हैं, तीनों कार्ड के बारे में लिखना है। 3 कार्ड कौन कौन से होते हैं, एक येलो कार्ड होता है, येलो कार्ड हो गया, रेड कार्ड हो गया, एंड ब्लैक कार्ड हो गया, ठीक है। तो रेड एंड येलो, रेड एंड ब्लैक कार्ड,
ये 3 कार्ड इसमें दिए जाते हैं खेल के दौरान। एलओ मतलब क्या होता है, वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट, मतलब मिसकंडक्ट के लिए एक नॉर्मल वार्निंग होती है। तो वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट मतलब दुर्व्यवहार के लिए एक नॉर्मल वार्निंग दी जाती है, तो उसको कहते हैं, उसमें येलो कार्ड दिया जाता है। बट रेड कार्ड कब दिया था, रेड कार्ड आपको तब दिया जाएगा मतलब आफ्टर 2, मतलब 2 बार अगर आपको येलो कार्ड मिल गया है, आफ्टर 2 येलो कार्ड के बाद रेड कार्ड दिया जाएगा, या सीरियस मिसकंडक्ट, ठीक है। तो सीरियस मिसकंडक्ट के लिए आपको ये भी दिया जाएगा, सीरियस मिसकंडक्ट, ठीक है। ब्लैक कार्ड कब दिया गया, ब्लैक कार्ड मतलब खतरनाक तरीका, सीधे रिमूवल होगा इसमें कुछ कोई चेतावनी वतावनी नहीं, मतलब कि तुम निकल लो बेटा आप यहाँ से, ठीक है। तो ये होता है पूरा बैडमिंटन का सीन हो गया आपका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक मैच में 21 अंकों के 3 खेलों में सर्वश्रेष्ठ खेल शामिल होते हैं। ये बैडमिंटन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा था CHSL 2024 में, ठीक है। चलो, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो ये कब शुरू की गई थी, तो 1 अक्टूबर 2020 को, तो 1 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई थी। अच्छा ये बताओ पीएम फसल, तो पीएम फसल बीमा योजना, तो पीएम फसल बीमा योजना ये कब स्टार्ट की गई थी, तो पीएम फसल बीमा योजना, तो इसको स्टार्ट किया गया था 2016 में, ठीक है। तो इसको स्टार्ट किया गया था 2016 में। अच्छा कुछ और बता दो, ये भी जो लिखी हुई है, तो पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना ये कब लॉन्च हुई थी, तो पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना ये भी 2016 में, ये याद रखना है आपको। गरीब कल्याण रोजगार योजना ये कब 2020 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, मतलब इस पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा कितने दिनों के लिए, तो अरे कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट कितने दिनों के लिए दिया जाएगा, ये पूरे डिटेल से लिखना है। एम्प्लॉयमेंट 125 दिनों के लिए मिलने वाला था इसमें। तो गरीब कल्याण रोजगार योजना में 125 दिनों के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, और ये कितने 6 राज्यों में इंट्रोड्यूस किया गया था, 6 राज्यों में इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, ठीक है। मतलब 6 राज्यों में लॉन्च किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, पीएम सूर्य घर बिजली योजना ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये फरवरी 2024 में लॉन्च हुआ था। इसमें 300 यूनिट फ्री बिजली मिलनी थी आपको, 300 यूनिट फ्री बिजली, ठीक है। तो 300 यूनिट फ्री मिलने थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ याद रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, 1 अक्टूबर 2020। चलो, क्वेश्चन नंबर 9, पूरा पाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है। देखो पूरा पाषाण काल, अब ये बताओ, इसमें पहले देखो आपको जो स्टोन एज है, स्टोन एज को कितने भागों में डिवाइड किया गया था। स्टोन एज को डिवाइड किया गया, पैलियोलिथिक हो गया, तो पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक हो गया एंड नियोलिथिक हो गया, ठीक है। तो नियोलिथिक हो गया, तो पैलियो मेसो नियोलिथिक। अब इनकी टाइम पीरियड क्या था, इनका टाइम पीरियड भी लिख लो। तो पूरा बहुत ही पुराने समय से 12,000 BC तक, ठीक है। तो 12,000 BC तक, देन 12,000 से 10,000 BC तक, तो 10,000 BC तक मेसोलिथिक, 10,000 के बाद जो भी है आपका वो आपका नियोलिथिक हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब भीमबेटका आपका कहाँ है, भीमबेटका है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। तो यहाँ भीमबेटका है, यहाँ है आपका भीमबेटका, तो भीमबेटका है। इसको यूनेस्को में यहाँ की रॉक पेंटिंग शामिल की गई, ठीक है। तो यहाँ की रॉक पेंटिंग जो है उनको यूनेस्को में भी शामिल किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रॉक पेंटिंग्स का नाम आपको ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मार्क करना है। अच्छा, और कौन कौन सी पैलियोलिथिक साइट्स हैं, और कौन कौन सी, तो पैलियोलिथिक साइट्स हो गई, और आपकी आदमगढ़ हो गया, तो आदमगढ़ हो गया, और हो गया हुंसगी हो गया, आदमगढ़ हो गया, कुरनूल हो गया, तो कुरनूल हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना। देखो आदमगढ़ कहाँ है, आदमगढ़ आपकी ये भी मध्य प्रदेश में है, हुंसगी आपकी कर्नाटक, और कुरनूल कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये साइट्स भी आपको पता होना चाहिए। चलो, अच्छा ये देखो, अब ये नियोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं, इनके बारे में बताओ। तो बुर्ज होम यहीं इसी के साथ एक और याद रखना है आपको, गुप्त कराल। तो बुर्ज होम हो गया, गुप्त कराल हो गया, तो ठीक है। बुर्ज होम और गुप्त कराल ये दोनों जम्मू कश्मीर है। बुर्ज होम किस लिए जाना जाता था, ये पिट डॉयलिंग, मतलब गड्ढे बनाकर यहाँ पे लोग रहते थे, तो गड्ढे बनाकर लोग यहाँ पर रहते थे, ठीक, गड्ढे बनाकर रहते थे। अब गुप्त कराल किस लिए, यहाँ पर केव ऑफ मतलब कुम्हार की गुफा पाई गई, केव ऑफ कुम्हार, ठीक है। तो केव ऑफ कुम्हार पाई गई, यहाँ पे कुम्हार की गुफा पाई गई गुप्त कराल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मेहरगढ़ ये सबसे पुरानी है, मतलब जो नियोलिथिक साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुरानी, 7,000 साल पुरानी, 7,000 BC, ठीक है। 7,000 BC के आसपास की ये साइट है। यहाँ पर ओल्डेस्ट, ये मतलब ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है। तो
ओल्डेस्ट नियोलिथिक, ठीक है, तो ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है और यहाँ पर एग्रीकल्चर के एविडेंस सबसे पहले मिले, ठीक है, तो एग्रीकल्चर एविडेंस कहाँ, यहीं सबसे पहले मिले, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कोल्डी हुआ, कोल्डी हुआ क्या है, कोल्डी हुआ, कोल्डी हवा और एक और आपको लहुरा देव भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, तो एंड लहुरा देव, तो लहुरा देव एंड कोल्डी हवा ये आपका कहाँ, यूपी में है। यहाँ पर कोल्डी हवा में आपके सबसे पहले राइस की खेती यहीं पर देखी गई, ठीक है, राइस, ठीक है। तो हल्लूर देखो हो गया आपका कर्नाटक में और पय्यमपल्ली हो गया आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों साइड भी। अच्छा, और चिरांद, चिरांद कहाँ है, चिरांद आपका यहीं पर है कहीं ना, ये देखो ये चिरांद है। ये चिरांद किस लिए, अरे यार इस पे आ गए क्या हम लोग, चलो जगह कम है, बट ये यहाँ पर हड्डियों के टूल्स मेड ऑफ बोन्स, टूल्स मेड ऑफ बोन्स के लिए जाना जाएगा, मतलब हड्डियों से बने टूल्स के लिए जाना जाता था ये चिरांद। ये कहाँ है आपका, ये आपको पटना में है, ठीक है, तो पटना में स्थित है, बिहार पटना, ठीक है। तो ये आपको कुछ नियोलिथिक साइट ध्यान रखनी है। और ये इधर आपकी चैल्कोलिथिक साइट्स हैं, ये आपकी कैसी चैल्कोलिथिक साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। चैल्कोलिथिक साइट है, इसमें कौन कौन सी, गणेश्वर जोधपुर कल्चर, आहार कल्चर हो गया, कायथा एंड मालवा कल्चर एंड जोरवे कल्चर, ये सब आपका चैल्कोलिथिक साइट्स है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की। अब ये बताओ, इसमें देखो पहली बार किसने खोज की थी, देखो आपको जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने कहाँ खोज की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कॉर्क में खोज की थी, ठीक है, तो कॉर्क में खोज की थी, तो कॉर्क में इन्होंने वो भी डेड सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है, तो डेड सेल की डिस्कवरी की थी, डेड सेल डिस्कवरी की थी इन्होंने कॉर्क में, ठीक है, तो ये आपको पता होगा। अच्छा, एंटर्न वैन ल्यूहोनहॉक ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पॉन्ड में किया था, पॉन्ड के वाटर में, तो पॉन्ड तालाब के पानी में इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। कब की थी ये आपको बताना है, लिविंग सेल की खोज की थी, कब की थी, 1674 में, ये आपको ध्यान रखना है, 1674 में एंटोन वैन ल्यूएनहॉक ने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन थे, ल्यूएनहॉक। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने कब की थी, तो 1665 में, ठीक है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इतना आप जान लिया है तो ये भी आप देखो, सेल थ्योरी, तो अच्छा सेल थ्योरी की खोज करने वाले कौन थे, किसने किया था, गिवेन वाई, तो किसने दिया था, गिवेन वाई। सेल थ्योरी को देने वाले कौन थे, सेल थ्योरी को देने वाले थे हमारे शेल्डन एंड शॉमैन। शेल्डन, आप लिखो ये नाम आपके दोनों इंपॉर्टेंट हैं, शेल्डन एंड शॉमैन, ठीक है, शॉमैन, शेल्डन एंड शॉन, ठीक है, शेल्डन एंड शॉन ने ये दिया था, ये सेल थ्योरी कब दिया था, 1838 में, ठीक है। तो ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्या होती है, स्टडी होती है, उसको सेल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक और का रिलेटेड क्या है, बिरसो, ये भी आप ये नाम भी लिखो, बिरचॉ। तो बिरचॉ 1855, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था एक सेंटेंस कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए। तो इन्होंने क्या कहा था, जो भी नई सेल होंगी, मतलब नई कोशिकाएं जो भी होंगी वो कैसे बनेंगी, वो फॉर्म कैसे होंगी, फॉर्म होंगी पुरानी कोशिकाओं से, फॉर्म मतलब जो भी पहले से एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये किसने कहा था और कब कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। विर्चो 1855 को इन्होंने ये सेंटेंस कहा था, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा करेक्ट है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। एंटोन वैन ल्यूहोनहॉक ने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल की खोज की थी 1674 में, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार तुम लोग लाइक कर देना, ठीक है, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो इतना तो कर सकते हो आप लोग। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल SSC एग्ज़ाम्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।